नमस्कार बच्चों, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम सभी गद्य विभाग पाठ 3 वाह रे हमदर्द लेखक घनश्याम अग्रवाल के बारे में आज पढ़ेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे वाह रे हमदर्द लेखक घनश्याम अग्रवाल। चलिए परिचय देखते हैं। जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र। परिचय घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखक में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। जी हाँ बच्चे, हमदर्दी जिसे हम सिंपैथी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति, आज के इस प्रचंड महामारी के समय हम सभी देख रहे हैं कि किस ढंग से आज अपने भी दूर हो गए हैं। आज ऐसे चलते हुए समय में किसी को हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अपना हमदर्द कौन है, हमारा अपना हितैषी कौन है। और तो और अगर अपने परिवार में से किसी को भी इस महामारी की तनिक भी थोड़ा भी संकेत अगर दिखाई दिया तो परिवार के सदस्य भी उनके पास जाने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वास्तव में असल में सच्चा हमदर्द कौन है। चलिए देखते हैं घनश्याम अग्रवाल जी किस हमदर्द की बात कर रहे हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब कि जब लेखक पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी संपत्ति धारा जिसके पास रुपया पैसा, जो केवल सफ़ेद कोट वाले, सफ़ेद पहनावे वाले, और समाजवाद जाति पाति,
को मानने के लिए, को बढ़ावा देने वाले लोगों के बीच में कुछ ठनबन सी हुई और उसी में लेखक भी जाकर के बोलना शुरू कर दिया। और ऐसा समय आया कि जब वो अपने भाषण समाप्त करके उसने देखा कि वहाँ पर जो चल रही है इस ढंग से मुठभेड़, और ऐसे समय में लेखक ने अपनी साइकिल को इतने जोश से आगे बढ़ाया और सामने एक कार का आना और साइकिल का जोश में तेजी के साथ चलना, ऐसे लगा जैसे कि वह समाजवादी और पूंजीवादी कार और साइकिल के रूप में एक दूसरे के विरोधी बन गए और नफरत की दृष्टि से आपस में जा भिड़े। परिणाम यह हुआ कि ऐसी टकराई, ऐसी घटना घटी कि लेखक की टांग टूट गई। लेकिन अब लोग इंसानियत कायम करने के लिए, कुछ लोगों को दया आई होगी मेरी तरफ, वो दौड़े, मेरे हालत को उनसे देखा नहीं गया। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, जाने पहचाने। परिचित अपरिचित मीन्स जाना पहचाना चेहरा। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मीन्स जिज्ञासा। मैंने कराहते हुए पूछा, दर्द से मुझे पीड़ा हो रही थी। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी होता है, सबके लिए होता है, उसमें प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। तो सरकारी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर आप चाहें तो उसमें प्राइवेट वार्ड जो है आप ले सकते हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा कि उसे किसी प्रकार जल्दी से यह बताना है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी मीन्स अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना मीन्स डर जाना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। सही बात है कि यदि आज भी इतना विज्ञान की तरक्की होने के बावजूद भी हम हो या आप या कोई भी हो, अगर अस्पताल का नाम सुनता है तो एक बार हमारे रूह भी कांप जाते हैं कि पता नहीं क्यों अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यह केवल एक ही प्रकार के उदाहरण की बात नहीं है कि आत्मा से परमात्मा, बल्कि हर ढंग के वहाँ पर मरीज आपको देखने को मिलेंगे। कोई कराह रहा है तो खुशी के मारे झूम रहा है, तो कोई किसी के मृत्यु पर शोक मना रहा है। तो इस प्रकार से समझिए कि इतने आपको वैरायटी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि सार्वजनिक मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अर्थात कि लेखक को लगा कि उसकी टांग टूटना एक तो घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस पर जब उसे सार्वजनिक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया
तो असली दुर्घटना तो उसके साथ तब घटी जब वह सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गया। टांग से ज़्यादा फिक्र, फिक्र अर्थात चिंता, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपैथी जताने। अब लेखक सोचने लगा कि सार्वजनिक अस्पताल में मैं भर्ती तो हो गया हूँ, लेकिन अब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। यह सही बात है कि सार्वजनिक अस्पताल में नियम तो होते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक भी अगर कोई मरीज को विजिट करता है, उसे देखने आता है, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या में कि वहाँ पर आराम तो ज़्यादा नहीं मिलता, हाँ आराम हराम हो जाता है, परेशानियाँ ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है कि आराम मिलना चाहिए, इसीलिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस बात की ज़्यादा ज़रूरत होती है मरीजों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। कितनी अजीब सी बात कही है घनश्याम अग्रवाल जी ने कि सार्वजनिक अस्पताल तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें जो है प्राइवेट वार्ड ले लिया गया तो इसका मतलब हम न्योता दे रहे हैं अपने चिर परिचित लोगों को, जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, और यह कह रहे हैं कि जब जी चाहे आपका आओ, जितनी देर चाहो उतना रुक सकते हो, समय की कोई बंदिश नहीं है। और यही नहीं, आपके अपने सारे जितने भी मुझसे बदला लेने की आपने ठानी है, यह सही वक्त है उस मरीज को तकलीफ देने का। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अब लेखक सोचने लगा कि अगर इस प्रकार से मिलने वाले लोग आते रहे तो जल्दी ही मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है, ऐसा मुझे मान लेना चाहिए। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, सब दिन होत न एक समाना वाली बात लेखक को याद आ जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग इसलिए मरीज से मिलने आते हैं कि वो इंतज़ार करते रहते हैं किसी मोड़ पर, जब उनके साथ कोई घटना घटी थी और लेखक गया था उनसे मिलने, तो अब वह बदला जो है चुकाना चाहते हैं, क्योंकि वह उन्होंने उस मेरे जाने का मतलब एक कर्ज के रूप में ले लिया और उस एहसान को वो चुकाना चाहते हैं, यह सोच करके कि हे ईश्वर, जल्दी से लेखक का हाथ या पैर टूटे और हम भी उन्हें देखने अस्पताल पहुँचे ताकि हमारा एहसान चुकता हो जाए। तो समय तो परिवर्तनशील है और समय एक सा कभी नहीं रहता, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। तो इसी प्रकार से आज लेखक का समय बदला है, वह अस्पताल में भर्ती है।
दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज़। तो दर्द के मारे तो लेखक से सोया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है तो ऐसे समय में वे लोग ज़रूर आकर जगा देंगे जिनको वाकई में मेरे दर्द से वो दुखी नहीं है, बल्कि उन्हें एको बस खाना पूर्ति करना है कि जाएं और जा कर के अटेंडेंस देकर आएँ, ताकि लेखक को ऐसा न लगे कि हम नहीं आए थे देखने के लिए। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों से हमदर्दी नहीं होती मरीज से, बल्कि ये लोग अपना चेहरा दिखाने आते हैं। और तो और एक दिन लेखक ने तय किया, आज ही तो आ गया था बेचारा, परेशान हो चुका था, उसने तय किया कि आज मैं किसी कीमत पर आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। इतने में ऑफिस के बड़े बाबू, बिग बॉस आए और मुझे सोया जान करके उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और ये भी नहीं सोचा कि अरे मरीज सो रहा है या घनश्याम जी सो रहे हैं, मैं वापस चला जाऊं, बाद में आऊँगा। बल्कि वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए से जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब आप ही बताइए कि सोते हुए मरीज को जगाना इस ढंग से क्या ये सही है? जिस प्रकार से अफसर के बाबू ने जगा करके लेखक को तकलीफ़ दिया था, और तो और जब वो बुलाने पर नहीं जगा तो इतने में उन्होंने क्या किया, उस बाबू ने कि ज़ोर से उस टूटे हुए हिस्से को दबाया। दर्द के मारे चीखते हुए, जोर की आवाज़ करते हुए लेखक की आँख खुल गई। तो अफसर बाबू बोलते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। अरे क्या कहता लेखक, जब दर्द जो है वह इतना गहरा बढ़ गया था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अफसर बाबू का तो आपने देख ही लिया, क्या गुल खिलाए उन्होंने लेखक के टूटे हुए पैर के साथ। अब मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो अपना ओन टाइम निकाल करके अपने हिसाब से आते हैं। उस दिन जब लेखक की पड़ोसन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो लेखक को लगा कि आज कोई न कोई दुर्घटना तो होगी ही। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज, मतलब उनका इशारा कुछ ऐसा था
जैसे चिड़िया घर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। आप सभी भी रानी बाग गए होंगे ना, बहुत सारे जंगली जानवर पशु पक्षी देखे होंगे। तो उसी प्रकार से सोनाबाई ने भी कहा, ये देखो चाचा जी। उनका कहना ऐसा लगा जैसे कि वो किसी अस्पताल में किसी मरीज से मिलवाने नहीं, बल्कि एक चिड़ियाघर में बंदर को दिखा रही हैं। बच्चे खेलने लगे। बच्चों को क्या पता अस्पताल है तो वहाँ पे शांति बनाकर रखना चाहिए। बच्चे खेलने लगे। आप देख रहे हैं कि बच्चे जब खेलने लगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनाबाई के वो 4 पुत्र, 4 बच्चे जो है किस ढंग के रहे होंगे जब वो खेलना शुरू कर दिए। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब आप सोचिए कि सोनाबाई की छोटी बेटी जो है वह कथकली करने लगी। वो डांस करने का जगह था क्या? रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ, टांग पैर, मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब आप सोचिए कि क्या हालत होगी। वो तो बेचारा दिमाग से लेखक दुरुस्त था, नहीं तो अगर कहीं कोई ऐसी नाजुक बीमारी होती तो इस हालत में उस मरीज की हालत क्या हो जाती, ये आप कल्पना कर सकते हैं। चारों बच्चों ने अपने अपने रंग दिखा दिए। एक जो है कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की जो है दवा की शीशी लेकर कथकली करने लगी। और तो दूसरा जो है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इससे पहले कि जब लेखक मना करता, दर्द हो रहा था उसके पैर में, तो इतने में बेटी ने दवा की शीशी पटक दी। एक पल के लिए माँ है, थोड़ी बहुत लड़की को उन्होंने घूरा, बड़ी आँख करके देखा और फिर तुरंत हंसते हुए बोली कि भैया दवा का गिरना शुभ होता है। ऐसा कहीं होता है? आजकल के ज़माने में इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, अगर आप पहुंच जाओ किसी मरीज के यहाँ और दवा गिरा दो तो इसका मतलब शुभ हो गया? उसके तो वांदे हो गए, उसके तो पैसों का नुकसान हुआ। तो ऐसा कभी मत करना आप लोग कि किसी को देखने जाओ और उसके साथ या वहाँ पर शांति के बजाय अशांति मचा कर आओ। लेखक बेचारा एकदम डर गया और ये सुनने के बाद तो उसके रूह और भी कांप गए जब 2 घंटे के बाद सोनाबाई यह कहकर गई कि फिर आऊंगी भैया, चलती हूँ। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। कुछ लोग तो और भी सवा सेर हो जाते हैं, वो औपचारिकता निभाने की हद मीन्स सीमा पार कर देते हैं। एक समय की बात फिर से लेखक
अपना अनुभव व्यक्त करता है कि जब वो एडमिट था, जब वो भर्ती था, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी जो है कमरे के सामने आकर रुकती है। उनमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। आते ही वह व्यक्ति इतना रोने लगा, औंधा मतलब फूट फूट कर रोने लगा, बिना सांस लिए इतना रोने लगा और यह कह कह कर रोने लगा कि हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया, उस कार वाले का सत्यानाश हो जिसने ये ठोकर मारी है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। लेखक सोचने लगा कि ये क्यों रो रहा है, मेरे साथ तो जो हुआ वो तो हुआ, मैं इसका भुगतान कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों रोने लगा अचानक। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, कंटिन्यू अपना सिर मेरे सीने से लगा करके रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना भाई, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अब आप सोचिए किस ढंग से लेखक घनश्याम जी के साथ यह घटनाएं घट रही हैं। हमदर्दियों के तांते लगे हैं। लेखक बेचारा परेशान हो गया कि इतना सच्चा हमदर्द कौन निकल आया मेरा, और हो सकता है कि ये कोई है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, इसे सच में वाकई इतना दर्द हो रहा है मेरे दुख से। लेकिन जब सच में आंख मिलाई तो न तो लेखक उस व्यक्ति को पहचानता था और न वह व्यक्ति उस लेखक को पहचानता था। उसने जब आंख मिलाई, उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ तो एकदम चुप हो गया और हंसते हुए बोला, सोचिए इतना फूट फूट कर रोने वाले के चेहरे पर तुरंत हंसी आ जाना, यह मात्र औपचारिकता है, नहीं है तो और क्या है। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। हंस करके बोलने लगा, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, मतलब कि वह जा करके अब उस मरीज के पास रोने के लिए तैयार है। उसने कहा कि आजकल लोग ठीक से पता बताते भी नहीं हैं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, क्योंकि उसने मूड बना ली थी, उसे रोने का कार्यक्रम करना था आने के बाद। तो अब वह लेखक के साथ किया तो वह गलत हो गया। अब वो सही जगह पहुंचा है तो वहाँ भी उसे रोना है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। सही बात है, जब वह व्यक्ति आया और आकर रोना शुरू कर दिया तो निश्चित है श्रीमती जी ने यही सोचा, श्रीमती जी ने मतलब लेखक की पत्नी ने यही सोचा कि हो न हो ये मेरे पति का कोई न कोई करीबी रिश्तेदार है, और बिना पैसा दिए, पैसा दुख में है, ये इसे बहुत दुखी है, दुख हुआ है मेरे पति की ये हालत सुन करके, देख करके, तो यह भूल गया मैं पैसे दे दिए देती हूँ। लेखक को बहुत ही गुस्सा आया जब उसकी पत्नी हो जो है जा कर के टैक्सी वाले को पैसे
दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। लेखक घनश्याम जी कहते हैं कि हमदर्दी ऐसे समय में सहानुभूति जताने वाले ऐसे व्यक्ति जरूर पहुंचेंगे जिसकी सूरत भी आप देखना नहीं चाहते, जिसके चेहरे से भी आपको सोचने से भी घिन आती हो, नफरत सी हो गई हो। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेखक देता है कि उसके शहर में एक कवि हैं जिसका नाम है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब उसमें कोई सार्थक बातें नहीं होती और सामने वाला सुनना चाहे या न चाहे वो अपनी कविता जरूर सुनाना चाहते थे, तो इसलिए कहा गया उनकी बेतुकी कविताएं रहती हैं। तो सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेखक जब भी देखता था तो दूर भागता था। क्यों? क्योंकि न चाहते हुए भी लेखक की आदत थी, अब सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, मिल रहा है, तो उसे कैसे सम्मान न दे। तो न चाहते हुए भी वो 10-20 कविताएं पिला देते थे। पिला मतलब सुना देते थे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे और आते ही कहने लगे कि मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। वो भी पहुंच गए हमदर्दी जताने और कहने लगे मैं बहुत पहले आ गया होता अग्रवाल साहब, लेकिन मैं कवि सम्मेलन में चला गया था। 4-5 दिनों से वहीं मैं व्यस्त था, बहुत बिजी था उसमें। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई है मैंने। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। उन्होंने क्या कहा? न चाहते हुए भी, मतलब वहाँ भी लेखक को उन्होंने नहीं छोड़ा। रात भर उन्हें नींद नहीं आई, वो सोचते रहे। उन्हें जाना जरूरी लगा कि एक बार तो चला जाऊं, नहीं तो मेरा यार क्या सोचेगा कि मैं आया नहीं। तो वहाँ पर रात को नींद नहीं आई। इस संदर्भ में, इस विषय में उन्होंने कविता बना डाली और डायरी निकाल करके लगे सुनाने कि असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मरता क्या न करता वाली बात आ गई मेरी जुबान पर, मेरे मन में घूम गई कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, न भाग सकता हूँ, न उनको मना कर सकता हूँ। ऐसे लग रहा था कि जब वो पूछ रहे थे कि कहो भाई कविता मेरी कैसी रही, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जवाब दूं या न दूं, लेकिन तब तक दूसरी आंख ने पूछा कि अब बोल बेटा मुझसे अब भी भागेगा। जैसे ही देखता था नजरें बचा करके दौड़ लगा लेता था। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, लेखक एकदम तंग आ गया है, कि हे ईश्वर
अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। ईश्वर ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर से लेखक ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़ी कि मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो कृपा करके मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बरसाना कि ऐसी जगह तोड़ना कि जहाँ पर अगर मैं भर्ती हूँ जिस अस्पताल में, वहाँ पर मेरा कोई जानना पहचानने वाला कोई न हो, न कोई रिश्तेदार हो, न कोई मित्र बंधु बांधव हो, न कोई सखा हो, क्योंकि ये सब बड़े बेदर्द होते हैं, बेरहम वाले होते हैं। ये हमदर्दी जताने तो आते हैं लेकिन हमदर्दी नहीं जताते, बल्कि दुख जो है ज़्यादा दे जाते हैं, तकलीफ़ ज़्यादा दे जाते हैं। जी हाँ बच्चे, हम अपने दुखों के समय में ही जान सकते हैं कि हमारा सच्चा साथी कौन है, हमारा सच्चा हमदर्द कौन है। सच्चा हमदर्द तो वही होता है जिसको आपके दुखों से दुख हो और आपके सुख में उसे सुख मिले, जो आपके दुख में तहे दिल से शरीक हो। अगर किसी को आना ही होता तो वह इतना तो ज़रूर बताकर आता कि हाँ मैं जा रहा हूँ, या श्रीमती अग्रवाल जी को मैं कह दूँ, या उनको मैं जो दौड़ धूप लगा रही हैं, अपने पति की सेवा कर रही हैं, दिन रात परेशान हैं, अस्पताल में दौड़ धूप का चक्कर लगा रही हैं, दिन रात दौड़ धूप रही हैं, तो उस श्रीमती जी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, सूचित कर दूं, ताकि मेरे जाने से थोड़ा क्या उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन आज के इस समय में, जीवन की इस भागदौड़ में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोय, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कितनी मीठी बात कही है कवि ने कि सुख के सब साथी होते हैं, दुख का कोई साथी नहीं होता, दुख में कोई साथ नहीं देता। और यदि कोई दुख में साथ देता है तब हमें उस ढंग से दुख का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि दुख में भी मेरा साथी खड़ा होता है और वही सच्चा हमदर्द होता है, वही सच्चे ढंग से हमदर्दी या सहानुभूति जता सकता है, जिसको हमारे दुख से दुख पहुँचे, हमारे सुख से सुख पहुँचता हो। पेज नंबर 13 खोलिए। चलिए हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में आप देख रहे हैं कि संजाल रूपी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके गद्य विभाग में और पद्य विभाग में भी। आइए हम सब इस पर चर्चा करें। पहले ये सब आपको स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं दिए गए हैं, जो होमवर्क अलग से दिया जाता है उसे आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। अब मरीज से मिलने के लिए जो लोग आए थे उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? लेखक के अनुसार, इस गद्य के अनुसार यह है कि सिर्फ औपचारिकता निभाना है, मरीज से हमदर्दी नहीं होती, केवल सूरत दिखाने आते हैं कई लोग, और चौथा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। आइए प्रश्न 2 पर चलते हैं।
प्रश्न 2 पर अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल में देखिए, नंबर 1, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर प्राइवेट वार्ड होते हैं और मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। आइए सार्वजनिक अस्पताल में, नंबर 1, सुविधाओं का अभाव होता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं उस ढंग से जैसे कि प्राइवेट में हमें मिलती हैं। जनरल वार्ड मिलता है और मिलने का निश्चित समय होता है। प्रश्न 3, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो आप चारों बच्चों की शरारतें लिख देंगे। कौन कुर्सी पर चढ़ा, कौन मेज पर चढ़ा, कौन दवा की शीशी गिराया, कौन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा, ये चारों बातें आप लिखेंगे। कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्या कारण था? लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, कारण आगंतुक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने लेखक का कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसा दे दिया, किराए के पैसे उन्होंने दे दिए थे। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। उसका कारण ये था कि यदि परिचित उस जगह रहेंगे तो फिर लेखक से समय असमय मिल आकर मिलने की कोशिश करेंगे और इससे वह तंग करेंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चिड़ियाघर। उत्तर क्या होगा? चिड़ियाघर। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता हो उसे हम कहते हैं भंडारा या लंगर। ल के ऊपर पॉइंट, ग र, लंगर। आइए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो कि शब्द के बाद लगता है, सफिक्स और प्रीफिक्स जो आप बोलते हो अंग्रेजी में। शब्द दिया है यहाँ पर दर्द, तो दर्द में उपसर्ग लगाएंगे आप बे। बे लगा करके क्या हो जाएगा शब्द? बेदर्द। और अगर प्रत्यय लगाना है तो वह शब्द के बाद लगेगा, तो वहाँ पर नाक प्रत्यय लगाएंगे, आँख जिसे कहते हैं। तो दर्द नाक जो है यह हो जाएगा प्रत्यय का शब्द। दूसरा शब्द देखिए, निश्चित। निश्चित में उपसर्ग लगाएंगे अनिश्चित और प्रत्यय लगाएंगे तो निश्चिंतता। निश्चित जो लिखा है आगे ताक त लिख करके आ की मात्रा ता प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द हो जाएगा निश्चिंतता। आइए गृह कार्य पर चलते हैं। आपका आज का गृह कार्य है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए लिखिए। यह आपके अभिव्यक्ति में दिया है पेज नंबर 13 पर ही। ध्यान रखिए कि मरीज से मिलने जाते समय, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सरकारी मरीज से मिलने पर या जो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है ऐसे मरीज से। यहाँ पे क्या दिया है? मरीज से मिलने जाते समय, मतलब आपको कॉमन स्टेटमेंट लिखना है। आप कौन से एक सिंपल मरीज से मिलने जाएंगे तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे। आपका यह अपना स्वमत सेल्फ रिस्पॉन्स होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक लिख कर बताया है कि कैसे लिखना चाहिए स्वमत के उत्तरों को। जैसे उत्तर देखेंगे आप,
सार्वजनिक अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, हमें मरीज से मिलने जाते समय बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह सोच कर जाना चाहिए कि मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ न पहुँचे। बच्चों को किसी भी कीमत में अस्पताल में न ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सोनाबाई ने किया और चल दी, समझी कि गार्डन में लेके जा रही हूँ, हैंगिंग गार्डन में बच्चों को घुमाने लेके चली गई। वो ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों को किसी भी कीमत में अस्पताल में नहीं ले जाना चाहिए। हमें मरीजों के खाने पीने, उनके आराम करने के समय को ध्यान में रखकर उनसे मिलने जाना चाहिए। अस्पताल जाते समय मरीज के घर वालों को सूचित करके जाना चाहिए ताकि उनकी हम थोड़ी बहुत मदद कर सकें। कम से कम समय तक हमें मरीजों के पास रहें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हमारी किसी भी बात से मरीज की हालत नाजुक न हो जाए। सकारात्मक सोच, हौसला से हिम्मतपूर्वक काम लेने के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सच्ची हमदर्दी कहलाती है। और इस प्रकार से बच्चे आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे सुंदर और साफ अक्षरों में। जितने भी एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, जितना भी स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, सभी को आप अपने नोटबुक में लिखते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।